फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली का टेस्ट सीरीज जिसमें 50 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कवर करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग का नेट का ख्याल रखते हुए इसे स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथि पर नियंत्रित रखते हैं, जिसके कारण उसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। परंतु निम्न में से किस ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं है? पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड किस पे नियंत्रण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस। जहां पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, वही हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर कहा जाता है। याद रखिएगा, पैराथायराइड जो ग्रंथि है पराअवटु, इस पर पिट्यूटरी ग्लैंड का नियंत्रण नहीं रहता है। हमने क्या बताया? पैराथायराइड ग्रंथि पर पिट्यूटरी का कंट्रोल नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो पीयूष या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो अवटु या फिर थायराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है? देखते हैं। लाल चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जी हाँ, लाल चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, फॉर्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। सिरके में एस्टिक अम्ल की उपस्थिति होती है। जी हाँ, सिरके में एस्टिक अम्ल की उपस्थिति होती है। एस्टिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। जी नहीं, एस्टिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली नहीं होती है। आंसर हो जाएगा सी, एस्टिक अम्ल का प्रयोग तो हम लोग खाने में भी कर लेते हैं, और फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में जब आता है मधुमक्खी के डंक या फिर लाल चींटी के द्वारा तो काफ़ी दर्द होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो HCOOH, ये हो गया फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम। नेक्स्ट है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल का भी ध्यान रखिएगा, CH3COOH, CH3COOH एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम है, जिसे एथेनोइक अम्ल कहते हैं। सिरका में एस्टिक अम्ल जो है 5 से 10% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पदार्थ का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से संभव है? पदार्थ का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से संभव है? ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस, और गैस को भी गर्म करेंगे तो प्लाज्मा अवस्था में। वही ठंडा अगर करना हो तो गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव में, द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में परिवर्तित होगा। तो इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा को अवशोषित करना अथवा त्याग करना। पदार्थ का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से संभव है? तो ऊष्मा को अवशोषित करके अथवा त्याग करके, ऑप्शन नंबर सी। यूरिक अम्ल के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? यूरिक अम्ल के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, बताएंगे? यह मानव के रक्त में पाया जाता है। जी बिल्कुल, यह मानव के रक्त में नहीं पाया जाता है, यही गलत है। मानव मूत्र में इसकी उपस्थिति होती है। जी हाँ, इसकी अधिकता से मानव में गठिया रोग हो जाता है, यह भी सही दिया गया है। तो इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, कौन से अम्ल अधिक शक्तिशाली है यह कैसे निर्धारित होगी? तो आर्हेनियस के सिद्धांत से। आर्हेनियस का सिद्धांत क्या कहता है? जो अम्ल जल में घुलकर जितना अधिक हाइड्रोजन आयन देता है वह अम्ल उतना ही शक्तिशाली होता है। इसमें एक पॉइंट को आप लोग जोड़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस 2CSO4 H2O या फिर CSO4 हाफ H2O होता है। हरा थोथा FeSO4 7H2O, उजला थोथा ZnSO4 7H2O, यह सब सही दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है गलत दिया गया है। CSO4 2H2 किसका होता है? तो जिप्सम का होता है, जिप्सम का होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं? दृश्य प्रकाश की तुलना में अवरक्त विकिरण का वायुमंडल में प्रकीर्णन बहुत कम होता है। जी हाँ, प्रकीर्णन बहुत कम होता है, यह सही दिया गया है। अवरक्त विकिरण के साथ प्रकीर्णन की घटना नहीं घटती है, यह गलत दिया गया है। धुंध फोटोग्राफी या कोहरे वाली स्थिति में अवरक्त किरण का यूज किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन को आप लोग देख लें, इरिथ्रोज, राइबोज, रेफिनोज या फ्रक्टोज। कौन सा एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? इरिथ्रोज, राइबोज, फ्रक्टोज या सब मोनोसैकेराइड है, जबकि रेफिनोज जो है, रेफिनोज यह ट्राइसैकेराइड में आता है। और रेफिनोज जो है कपास के रुई में पाया जाता है और यह ट्राइसैकेराइड में आता है। याद रखिएगा मोनोसैकेराइड में कौन कौन सा आएगा? इरिथ्रोज हो गया, राइबोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज याद रखेंगे, ग्लूकोज हो गए, फ्रक्टोज हो गए, ग्लैक्टोज हो गए, मोनोहेप्टुलोज और ग्लिसराल्डिहाइड भी हो गए, ग्लिसरल्डिहाइड भी हो गए। यह सब मोनोसैकेराइड के अंतर आता है, जबकि सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज जो है यह डाइसैकेराइड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अणु का बंधन अन्य की अपेक्षा मजबूत है? निम्नलिखित में से किस अणु का बंधन अन्य की अपेक्षा मजबूत है? अब इसका निर्धारण कैसे करेंगे किस अणु का बंधन मजबूत है या कमजोर है? तो देखिए, बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आयनिक बॉन्ड और एक होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो आयनिक बंधन की बात कर ली जाए तो यह जो है धातु और अधातु के बीच में होता है, जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। आयनिक बॉन्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो कि धातु और अधातु के बीच में होता है। यह काफ़ी मजबूत होते हैं क्योंकि धातु के परमाणु H+ आयन और अधातु के परमाणु ऋणात्मक आयन बना लेते हैं। इस कारण से ये दोनों जो है आपस में काफ़ी मजबूती से जुड़ जाते हैं। यह रही आयनिक बॉन्ड के बारे में। दूसरा याद रखिएगा सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड, यह जो है अधातु और अधातु के बीच पाया जाता है और यह काफ़ी कमजोर होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन से अणु का बंधन अन्य की अपेक्षा मजबूत है? तो देखिए कौन एक धातु है कौन अधातु है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही सबसे मजबूत बंधन पाया जाता है। तो ऑप्शन को देख लीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लोरीन जो है क्या है? तो अधातु है और पोटेशियम क्या है? तो यह हो जाएगा धातु, जबकि ये सब जो है यह सब जो है अधातु और अधातु से मिलकर के बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन अधातु है, क्लोरीन भी अधातु है, यहाँ पे भी कार्बन अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, किस वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर m न्यूटन है? किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर m न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर कितना होगा? जानते होंगे तो सॉल्व करिएगा। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर m न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर कितना होगा? भार जो है गुरुत्व के कारण बदलते रहता है, लेकिन द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है या कहीं पर नहीं बदलता है। भार इक्वल टू हो जाएगा mg। भार इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। और m का मान क्या दिया गया है? m दिया गया है, यहाँ पर m दिया गया है। तो इसका एक फॉर्मूला है g इक्वल टू gm/r², जहाँ पे g क्या है? ये जो g है कैपिटल, यह क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। m जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है और r क्या है? तो यह त्रिज्या है। इसी फॉर्मूला पे इसे बैठाएंगे तो इसका जो राइट आंसर आप लोग को मिलेगा 4y9m। आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध परिरक्षक के रूप में उपयोगी है। दूध परिरक्षक के रूप में उपयोगी है। बेंजोइक अम्ल भी है, फॉर्मेलिन भी है, सैलिसिलिक अम्ल भी है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिका का 93% हिस्सा किन तत्वों का बना होता है? जीवित कोशिका का 93% हिस्सा किन तत्वों का बना होता है? एक जीवित कोशिका जो है कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक से बना होता है। अकार्बनिक की बात की जाए तो H2O हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद साल्ट जो है कुछ मात्रा में, NCl जो है कुछ मात्रा में पाया जाता है। साल्ट जो है कुछ मात्रा में, जबकि H2O 90% तक पाया जाता है। कार्बनिक की बात की जाए तो कार्बनिक के रूप में हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, DNA, RNA, फैट्स ये सब पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जीवित कोशिका का 93% हिस्सा किन तत्वों का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के अणु द्विपरमाणुक नहीं हैं?
द्विपरमाणु डाई एटॉमिक नहीं है। बताएंगे। सभी अणु जो है परमाणु से मिलकर बना होता है और पदार्थ जो है अणु से मिलकर बनता है। मतलब परमाणु से अणु बनते हैं, अणु से क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। जब एक परमाणु अणु बनाए उसे एक परमाणु के कहेंगे, जब दो परमाणु अणु बनाए उसे द्विपरमाणु कहेंगे, जब तीन परमाणु अणु बनाए उसे त्रिपरमाणु कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस तत्व के अणु द्विपरमाणुक नहीं है। एक परमाणु में कौन कौन से गैस आते हैं या फिर कौन कौन से तत्व आते हैं, तो याद रखिएगा एक परमाणु में अक्रिय गैस और धातु तत्व आते हैं। एक परमाणु में अक्रिय गैस और धातु तत्व आते हैं, जबकि द्विपरमाणु में डाई एटॉमिक में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हैलोजन के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। समझ गए होंगे। एक परमाणु में अक्रिय गैस और धातु तत्व आते हैं, वही द्विपरमाणु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हैलोजन के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। तो छांट लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यह सब द्विपरमाणुक है, जबकि सोडियम द्विपरमाणुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, और इसे ध्यान रखिएगा त्रिपरमाणुक नहीं पूछा जाता है, लेकिन 1-2 पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस जो है वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है। इसका ना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 5 है। जबकि समतल दर्पण जो है केवल काल्पनिक बनाता है, उत्तल दर्पण भी सिर्फ काल्पनिक, अवतल लेंस भी जो है अवतल लेंस यह भी काल्पनिक बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, पर्दे पर उतारे जा सकते हैं, जबकि काल्पनिक को पर्दे पर नहीं उतारा जाता है। किसी विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग तथा मानसिक अवनमन होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग तथा मानसिक अवनमन होता है। नेक्स्ट है, समुद्री जल से वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। इस नमक में कई अशुद्धि मिली रहती है। नमक से अशुद्धियों को किस विधि से दूर किया जाता है। बताएंगे। क्रिस्टलीकरण, आसवन, उदरपातन या फिल्ट्रेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। फिल्ट्रेशन किसे कहेंगे, किसी द्रव में अविलेय पदार्थ को अलग करना फिल्ट्रेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जबकि फिल्ट्रेशन किसी द्रव में अविलेय पदार्थ को अलग करना फिल्ट्रेशन के द्वारा। 2 या 2 से अधिक मिश्रणशील द्रवों को अलग आसवन विधि द्वारा करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम को देख लीजिए। उदरपातन तो जानते ही होंगे, ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन होना उदरपातन कहलाता है। इसका उदाहरण है कपूर, अमोनिया। नेक्स्ट है, यदि 40 ओम के प्रतिरोधक को 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो कितनी विद्युत शक्ति की खपत हो रही है। यदि 40 ओम के प्रतिरोधक से 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो कितनी विद्युत शक्ति की खपत हो रही है। बताएंगे। सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। विद्युत शक्ति P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है V गुने I। V क्या है तो वोल्ट है, विभवांतर है, और एम्पियर क्या है तो ये जो हो जाएगा I जो है यह विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा, एम्पियर विद्युत धारा हो गया। एक और फॉर्मूला है इसका I स्क्वायर गुने R, I स्क्वायर गुने R, जहाँ R जो है प्रतिरोध है। तीसरा फॉर्मूला भी याद रखिएगा, V स्क्वायर बटा R भी होता है, मतलब विभवांतर बटा प्रतिरोध। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर I दिया गया है और R भी दिया हुआ है, तो इसका जो फॉर्मूला बैठेगा I स्क्वायर गुने R। तो कैलकुलेट करिए, 1.5 का स्क्वायर गुने 40, तो आंसर आएगा 90 वाट। आंसर हो जाएगा डी। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझाने का, लेकिन पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा है। मैं खुद ही बहुत मेहनत की हूँ न्यूमेरिकल समझने में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडाणु तथा शुक्राणु आपस में संलयन होकर युग्मनज बनाते हैं। जी हाँ, अंडाणु तथा शुक्राणु आपस में संलयन होकर युग्मनज बनाते हैं, यह सही दिया गया है। युग्मनज में केंद्रक की संख्या 2 होती है। युग्मनज में केंद्रक की संख्या 2 होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक जो है सही है, केवल एक जो है सही है। देखिए, ओवा और स्पर्म निषेचन करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, भ्रूण का निर्माण होता है। एम्ब्रियो के बाद गर्भ, गर्भ के बाद शिशु और उसके बाद जन्म होता है।
तो जाइगोट में एक कोशिका पाया जाता है और एक केंद्रक होते हैं। तो इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के संतृप्त अणु में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितनी होती है? एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के संतृप्त अणु में ऑक्सीजन की अणुओं की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक हीमोग्लोबिन अणु में चार क्या होते हैं? आयरन होते हैं। 4 आयरन होते हैं और यह 4 आयरन जो है 4 ऑक्सीजन परमाणु ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के संतृप्त अणु में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। एक हीमोग्लोबिन अणु में 4 आयरन होता है और यह 4 आयरन 4 ऑक्सीजन परमाणु ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। तो इस कारण से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है 1.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन को ढो सकता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 मिलीग्राम ऑक्सीजन को ढो सकता है। एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया, 40 मीटर नीचे गिरने के उपरांत उसकी चाल क्या होगी? एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया, 40 मीटर नीचे गिरने के उपरांत उसकी चाल क्या होगी? प्रारंभिक वेग u बराबर क्या होगा? तो 0 होगा। g का मान कितना होता है? तो नीचे गिरा है तो प्लस में होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 9.8 हो जाएगा। और हाइट कितना दिया गया है? तो 40 दिया गया है। निकालना क्या है? तो भी निकालना है। चाल पूछा जा रहा है तो भी निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ऐसे तो एक और फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस जी टी, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला सटीक बैठेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। u का मान 0 हो जाएगा, तो चलिए इसे छोड़ देते हैं। 2 गुने g का मान हमने क्या बताया? 9.8। h का मान कितना दिया गया है? हाइट कितना दिया गया है? 40। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो राइट आंसर जो आएगा, ऐसे तो यहाँ पे 784 आएगा। v स्क्वायर इक्वल टू, तो v का मान निकालेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 28 मीटर पर सेकेंड। खुद से कोशिश करिएगा सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की विमान वाहक पोत है? निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की विमान वाहक पोत है? आप लोग का बहुत शिकायत भी रहता है कि न्यूमेरिकल को, मैथ को अच्छे से बताया करिए, तो इस कारण से मैं भी थोड़ा कोशिश कर रही हूँ समझने का और आपको बताने का। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की विमान वाहक पोत है? तो आंसर हो जाएगा INS विक्रमादित्य। वैसे पौधे जिनका शरीर जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है उसे कहते हैं, वैसे पौधे जिनका शरीर जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है उसे कहते हैं थैलस। थैलस की संरचना किसकी होती है? तो शैवाल की होती है, लाइकेन की होती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और यह जो है बीजाणु जनन करते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन लिटमस पत्र को लाल कर देगा? लाल कौन करता है? तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखते हैं, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? थोड़ी मात्रा में लैक्टिक अम्ल, ज़्यादा बढ़ जाता है तो दही बन जाता है, तो दही में भी अम्ल पाए जाते हैं। रक्त तो क्षारीय है, इसका pH मान 7.4 होता है। साबुन भी क्षार है, टूथपेस्ट भी क्षार है, संतरे का जूस जो है अम्ल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 5 आंसर हो जाएगा डी। फिर न्यूमेरिकल है, 50 ग्राम द्रव्यमान कोई वस्तु 3 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के समय उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? उसी तरह से क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, लेकिन इसके पहले v का मान निकालना पड़ेगा। तो वही वाला फॉर्मूला बैठाइए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। प्रारंभिक मान u 0 ही होगा, 2 हो जाएगा। g का मान यहाँ पे 10 दिया गया है। हाइट कितना है? हाइट 3 मीटर दिया गया है। तो v का मान निकालिएगा तो इसका जो आएगा, v का मान निकाल ही लेते हैं। v का मान आ जाएगा, v स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। v स्क्वायर का मान हो जाएगा 10 × 30 = 60। v स्क्वायर का मान आ गया 60। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो हाफ mv², मतलब v का मान हमें निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हाफ mv² 1/2 हो जाएगा। m का मान कितना है? तो 50 है, यहाँ पे दिया गया है 50 ग्राम mv²। v² का क्या मान हमने निकाला? तो 60 है, लेकिन यहाँ पे जूल में दिया गया है तो
यहाँ पे 50 को हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में दिया गया है तो हमें इसे जूल में हम लोग चेंज करेंगे। तो इसके लिए 1000 से भागा देना होता है, 1000 से भागा देना होता है। ग्राम से जूल में करने के लिए 1000 से डिवाइड देंगे। तो कैलकुलेट करिए, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1.5 जूल। आप लोग खुद से कोशिश करिएगा, मेरे से इतना हो रहा है मैं बता रही हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1.5 जूल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जिस तरह से हमने बताया उस तरह से आप लोग कोशिश करेंगे बनाने का, ज़्यादा बेटर रहेगा। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है? हरित लवक, हरित लवक हो जाएगा। पिगमेंट क्लोरोफिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 25 नंबर। पटाखों में तेज सफेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित धातु में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? पटाखों में तेज सफेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित धातु में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? सफ़ेद के लिए मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है, पीला के लिए सोडियम, लाल के लिए एस्ट्रोसियम, हरा के लिए बेरियम का प्रयोग किया जाता है। जब एक वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा, जब एक वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहेगी। आंसर हो जाएगा स्थिर रहेगी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। जी हाँ, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति इस्कीमिया कहलाती है, इस्कीमिया कहलाती है। जी हाँ, रक्त में आरबीसी कोशिका की तुलना में डब्ल्यूबीसी कोशिका की संख्या अधिक होती है। रक्त शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह गलत दिया गया है। रक्त में आरबीसी कोशिका की तुलना में डब्ल्यूबीसी कोशिका की संख्या अधिक होती है, यह गलत है। आरबीसी में 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर कोशिका पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर ही पाया जाता है। और प्लेटलेट्स में 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हो जाएंगे आरबीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 120 दिन तक इसका जीवन काल भी होता है आरबीसी का। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के मोलों का अनुपात क्या होगा? मोलों का अनुपात क्या होगा? नाइट्रोजन के आगे 1, हाइड्रोजन के आगे 3, तो 1:3 हो जाएंगे। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधे इसी तरह से बनाइएगा। जब संतुलन में रहेगा तभी यह हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में गमन करते प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है। किरण कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। स्लैब के अंदर अपरिवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाए गए कोण का मान कितना होगा यदि स्लैब का अपवर्तनांक √2 है? sin I बटा sin R होता है। n इक्वल टू, खुद से कोशिश करेंगे तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ। n इक्वल टू क्या होता है? sin I बटा sin R होता है। तो n का मान दिया गया है √2, sin I का मान दिया गया है क्या? 45 डिग्री, 45 डिग्री, और sin R हमें निकालना है। तो कैलकुलेट करेंगे इस तरह से तो आप लोग का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। समाचारों में कभी कभी चर्चा में रहने वाले K2.236b क्या है? समाचारों में रहने वाले K2.236b क्या है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय अनुसंधानकर्ता द्वारा खोजा गया एक वाह ग्रह। मानव आहार नाल के किस हिस्से में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्षी की आवाज की प्रबलता शेर की दहाड़ के प्रबलता से कम होती है। प्रबलता पूछा जा रहा है तो हाँ सही है। पक्षी की आवाज की प्रबलता शेर की दहाड़ के प्रबलता से कम होता है। पक्षी की आवाज का तरत्व शेर के दहाड़ के तरत्व से अधिक होता है। हाँ, यह भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है जबकि तरत्व आवृत्ति पर। प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है जबकि तरत्व आवृत्ति पर। हाँ, यह भी सही है। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है? प्रतिरोध कहेंगे। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है प्रतिरोध है।
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की उपस्थिति होती है, उपस्थिति आवश्यक है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग सर्वाधिक प्रभावकारी है, जी हाँ, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है, जो शीर्ष ही मंड में होगा, मंड स्टार्च में बदल जाता है, यह भी सही है। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, यह गलत दिया गया है। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितनी कि सूर्य के प्रकाश में। तो इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मरुस्थलीय पौधा नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किस हिस्से में होती है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह होता है तना में। पत्ती का काटा जो है पत्ती का रूपांतरण है। किसी पदार्थ की लंबाई तथा मोटाई ए के तार का प्रतिरोध 16 ओम है। इसी प्रकार के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2 एम्पियर है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला लगेगा, प्रतिरोध R = ρL/A, जहाँ L लंबाई है, A जो है मोटाई है, और रो जो है कांस्टेंट होता है। सॉल्व करेगा तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा 4 ओम। पचे हुए भोज पदार्थ से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? भोजन अणुओं का होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। श्वसन जो है मंद दहन का एग्जाम्पल है, श्वसन जो है मंद दहन का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है? निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है? संयोजी इलेक्ट्रॉन के धातु में 1, 2 या 3 होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन के धातु में 1, 2 या 3 होते हैं, जबकि अधातु में 4, 5, 6, 7 या 8 होते हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है? अधातु के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट में 4 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 7 या फिर 8 है। 1, 2, 3 जो हो जाएगा धातु का हो जाएगा। तो इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जो है क्या है? अधातु वाले में पाया जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन के अधातु में 5, 6, 7, 8 और 4 पाया जाता है। बाकी 1, 2, 3 जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन के धातु में पाए जाते हैं। समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? समुद्र से ऊपर होता है 1/9 और 8/9 जो है नीचे होता है। इनमें से कौन सी मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल नहीं है? सतह से हवा में अग्नि हो जाएगा, अग्नि। अग्नि जो है हवा से हवा में नहीं, सतह से त्रिशूल जो हो जाएगा सतह से हवा, आकाश सतह से हवा, बराक 8 सतह से हवा, जबकि अग्नि जो है सतह से सतह में मार करने वाला मिसाइल है, सतह से सतह। क्वेश्चन नंबर 41, शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है? शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां धमनियां कहलाती है। मानक दाब और ताप पर कौन से तत्व द्रव हैं? मरकरी और ब्रोमीन आंसर हो जाएगा। धातु अधातु नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। जब एक वायुयान हवा में तेज गति से चलता है तो हमें बहुत तेज शोर सुनाई देता है। ऐसा इसलिए है एक प्रघाती तरंग उत्पन्न करता है जिससे धमाका उत्पन्न होता है। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कोशिका की वृद्धि नियंत्रित होती है केंद्रक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा 45 नंबर को। यकृत से निकले रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होती है? यकृत से निकले रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया की। किसी पदार्थ का एक अणु इसके परमाणु के समान होता है। किसी पदार्थ का एक अणु इसके परमाणु के समान होता है। पहले हमने बात कर लिया था एक परमाणुक अणु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? नागार्जुन। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। निम्न में से किस विधि द्वारा ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न किए जाते हैं? बाहरी जीन को प्रविष्ट कराकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बाहरी जीन को प्रविष्ट कराकर बाहरी जीन को जोड़ करके ऑप्शन हो जाएगा ए। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। हमने थोड़ा कोशिश किया न्यूमेरिकल बनाने का, आप लोग को समझाने का। आई होप समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी लाइक सब्सक्राइब करना हो तो कर लेंगे।